नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्विलियंस रिफॉर्म से संबंधित आर्टिकल को, दूसरे नंबर पे इंडिया ज़्यादा मेडल्स क्यों नहीं जीत पाता ओलंपिक्स में, क्या करना चाहिए, तीसरा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सर्विलियंस रिफॉर्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप, इस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस। पेगासस देखो, ये एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब सिंपल भाषा में जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। वैसे तो देखो मार्केट में बहुत सारे स्पाईवेयर मौजूद हैं जो आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं, आपके फ़ोन के थ्रू आपकी जासूसी कर सकते हैं, लेकिन पेगासस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है काफ़ी सारे रीजंस के कारण। एक तो काफ़ी आसानी से ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये दूसरों के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे इवन मिस कॉल के थ्रू जिसका फ़ोन हैक करना है उसको एक मिस कॉल की जाती है और फ़ोन जो है वो हैक हो जाता है। मतलब टारगेट पर्सन के फ़ोन में ये स्पाईवेयर जो है वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, और एक बार स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया तो इवन मिस कॉल संबंधित जो डिकोड है वो भी डिलीट कर दिया जाता है कि यूज़र को बिल्कुल पता ही ना लगे कि कोई मिस कॉल आई थी, और उस मिस कॉल के थ्रू फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, स्पाईवेयर इंस्टॉल हो चुका है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पेगासस स्पाईवेयर को बाकी स्पाईवेयर्स के मुकाबले में ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती हैं। इस स्पाईवेयर की सहायता से ना सिर्फ फ़ोन की सारी डिटेल्स प्राप्त की जा सकती हैं, बल्कि जिसके पास ये फ़ोन है उस फ़ोन में कैमरा होता है तो कैमरे में सामने क्या दिख रहा है वो भी एक्सेस किया जा सकता है। फ़ोन में माइक्रोफोन होता है तो जहाँ पे फ़ोन रखा है उसके आसपास क्या बातचीत हो रही है वो भी सुना जा सकता है। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव ये सॉफ्टवेयर है। कुल मिला के इफ़ेक्टिव है, इसलिए काफ़ी महंगा भी है, बहुत एक्सपेंसिव है। मिलियन ऑफ डॉलर्स की कीमत चुकानी पड़ती है उस एजेंसी को जो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहता है। और वैसे देखो, एनएसओ ग्रुप जो इजराइल की कंपनी है वो ये बोलती है कि हम ये सॉफ्टवेयर देते हैं सिर्फ और सिर्फ विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स को या फिर विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स की एजेंसीज को, ताकि विभिन्न गवर्नमेंट्स क्राइम और टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ सकें। अगर हम ये सॉफ्टवेयर किसी सरकार को देते हैं तो हमें नहीं पता सरकार उस सॉफ्टवेयर का किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करती है, और ना ही हमारे पास टारगेट यूजर्स का डेटा होता है। मतलब जिनका फ़ोन हैक किया गया है उनका डेटा हमारे पास नहीं होता है। तो ये बोलना है इजराइल की एनएसओ कंपनी का। देखो, 2019 में रिपोर्ट ये आई थी कि भारत सरकार ने भी इस सॉफ्टवेयर की सहायता से कुछ जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का जो फ़ोन है वो हैक किया, मतलब उन पर जासूसी की। ये 2019 की बात है। अब क्या हुआ है, अब फिर से क्यों ये जो सॉफ्टवेयर है वो सुर्खियों में आया है? देखो, पेरिस बेस्ड एक मीडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है, दोनों को ना एक डेटाबेस हाथ लगा जो लीक डेटाबेस हाथ लगा, जिसमें डिटेल्स थी उन लोगों की जिनका फ़ोन हैक किया गया था इस स्पाईवेयर की सहायता से। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन जो यूके की न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे कॉन्टैक्ट किया और इनको बोला कि देखो, हमारे पास डेटा है उन लोगों का जिनका फ़ोन हैक किया गया था इस सॉफ्टवेयर की सहायता से, तो क्यों ना हम मिलके रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं आपके न्यूज़पेपर्स में और पूरी दुनिया को बताते हैं। तो ये सारे मिलके ना एक प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, प्रोजेक्ट पेगासस, जिसमें ये बता रहे हैं कि कौन कौन से देश क्लाइंट थे इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए। मतलब कौन कौन से देशों की सरकारों ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया कुछ यूजर्स पर सर्विलेंस रखने के लिए, और कौन कौन से यूजर्स पर सर्विलेंस रखी गई। सारी डिटेल्स अब ये प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं। हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का भी नाम है उन देशों की लिस्ट में जिन्होंने इस
सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। और यूजर्स की लिस्ट को अगर आप एक्सेस करोगे तो राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, कुछ यूनियन मिनिस्टर्स और कई सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के पत्रकार, मतलब बहुत सारे इंडियन यूजर्स हैं जिनको टारगेट किया गया। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सरकार कहती है हमें कोई जानकारी नहीं है इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की, मतलब डायरेक्टली उन्होंने माना नहीं है और ना ही डायरेक्टली उन्होंने इनकार किया है। सरकार ये भी कहती है पार्लियामेंट के सेशन से ठीक पहले इस कंट्रोवर्सी का जनरेट होना कहीं ना कहीं साजिश को बताता है। सरकार ये भी कहती है, इवन एनएसओ ग्रुप का ये कहना है कि कुछ तो ऐसे देशों के नाम है क्लाइंट की लिस्ट में जिनको हमने सॉफ्टवेयर दिया ही नहीं। मतलब ये जो प्रोजेक्ट पेगासस है इन इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस का, इसमें काफ़ी सारी गलत डेटा है, क्योंकि एनएसओ ग्रुप कह रहा है कि नहीं, डेटा सच नहीं है सारा। कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी नाम है इस लिस्ट में। सरकार का एक तर्क ये भी है कि हमारे देश में देखो जो भी सर्विलियंस होती है ना, वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होती है। जो विभिन्न एक्ट्स हैं सर्विलियंस संबंधित, जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69, इन एक्ट्स में सर्विलियंस का प्रोविजन है और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी पर नज़र रखी जाती है, किसी का फ़ोन टैप किया जाता है। जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में फ़ोन टैप करने का प्रोविज़न है, और आईटी एक्ट सेक्शन 69A इसमें दूसरा किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन पर सर्विलेंस का प्रोविज़न है। तो राइटर कहते हैं, देखो सबसे पहली बात, ये जो एक्ट्स हैं ना, ये काफ़ी वीक हैं, इनका सरकार मिसयूज़ करती है। और दूसरा, नज़र रखना एक बात है, फ़ोन हैक करना दूसरी बात है। अगर सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, वो तो फ़ोन हैक करने के समान है, और फ़ोन हैक करना ये तो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्रिमिनल ऑफेंस है। समझ गए? इसके बाद राइटर्स तर्क देते हैं, देखो इस प्रकार से अगर कोई सर्विलेंस होता है तो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के बाद राइट टू प्राइवेसी जो है वो अब एक फंडामेंटल राइट है, तो इसका वायलेशन है अगर इस प्रकार से सर्विलेंस होता है। दूसरा, अगर देखो पत्रकारों को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को या फिर एमिनेंट पर्सन्स को ये लगता है कि सरकार हमारी चैटिंग पढ़ रही है, हमारे मैसेज पढ़ सकते हैं, तो उनको डर लगेगा, वो बेखौफ होके बिना डरे मैसेज नहीं लिख सकेंगे। तो ये अपने आप में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आर्गुमेंट इस प्रकार के सर्विलियंस के अगेंस्ट, देखो जिनको सर्विलियंस पे रखा जाता है वो पूरी सीक्रेसी के साथ रखा जाता है, उनको पता ही नहीं लगता कि हाँ हमारा सर्विलियंस हुआ है, हमारी जासूसी हुई है। तो जब तक किसी पर्सन को पता ही नहीं होगा कि हमारी सर्विलेंस हुई है, वो क्या तो कोर्ट के पास जाएगा, जिनको पता होता है वही तो कोर्ट के पास जा सकता है ना। और दूसरा, ये जो लिस्ट लीक हुई है ना, इंडिया में कौन कौन से यूजर्स थे जिनका फ़ोन हैक किया गया इस स्पाईवेयर की सहायता से, उस लिस्ट में एक सिटिंग जज का नाम भी है। तो राइटर कहते हैं ये तो देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट हो गया। इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव यानी सरकार अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है और सिटिंग जजेस के भी फ़ोन हैक करवाए जा रहे हैं, कल को उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ये तो जुडिशरी को अंडरमाइन करने वाली बात है, ये पूरा तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है और हमारे डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाली चीज़ है। और वैसे देखो बात ये भी है ना, चूँकि ये सारा सर्विलेंस इस प्रकार से अगर सरकार सीक्रेसी में करवाती है तो जुडिशरी के पास जो रिव्यू की पावर्स हैं, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं, वो वायलेट हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ सीक्रेसी में होता है। टारगेटेड यूज़र को पता ही नहीं लगता कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, यानी मेरे पे सर्विलेंस की गई थी। नेक्स्ट, 2017 की केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो टेस्ट दिए थे कि हाँ 3 टेस्ट को पास करना जरूरी है अगर किसी की प्राइवेसी को वायलेट करना है, ये टेस्ट इस प्रकार से हैं, जैसे देखो कोई अल्टरनेटिव अगर अवेलेबल हो कि जिससे प्राइवेसी वायलेट ना हो तो पहले उस अल्टरनेटिव को खोजो। दूसरा, प्राइवेसी उतनी वायलेट होनी चाहिए जितनी आवश्यकता है, मतलब प्रोपोर्शन में। इस प्रकार के 3 टेस्ट हैं।
तो सरकार के द्वारा इस प्रकार से सीक्रेसी में सर्विलेंस करवाना पुट्टास्वामी जजमेंट के भी अगेंस्ट है। अब लास्ट में बात आती है वे फॉरवर्ड की। राइटर कहते हैं देखो ये जो पूरा प्रकरण है ना पेगासस वाला, इसकी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करवाती है तो वो निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार पर आरोप लग रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। दूसरा, आम तौर पर भी हमारे देश में अगर सर्विलेंस किसी की होती है, मतलब सीधा सीधा फ़ोन भी अगर टैप किए जाते हैं, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए। उनको सेफ गार्ड करने के लिए भी प्रोविजंस अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स हैं जो नोट करने लायक है लास्ट में। एक तो अगर किसी की सर्विलेंस हो तो सरकार खुद से ना डिसाइड करे, जुडिशरी का रोल होना चाहिए डिसाइड करने में कि हाँ भाई इस पर्सन की सर्विलेंस ज़रूरी है, तो जुडिशरी इजाज़त दे तभी किसी पर्सन की सर्विलेंस हो। जुडिशरी नहीं तो पार्लियामेंट की कोई कमेटी, पार्लियामेंट ओवरसाइट होना चाहिए कि किन किन लोगों की सर्विलेंस हुई है इस चीज़ पर। दूसरा, देखो अभी तो ये जो स्पाईवेयर है पेगासस, ये काफ़ी महंगा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस्ड होगी, इस प्रकार के और भी सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर मार्केट में आ जाएंगे। तो अभी पेगासस का जो इस्तेमाल हुआ वो तो देखो टारगेटेड रूप से हुआ, कुछ जर्नलिस्ट पे, कुछ पॉलिटिशियंस पे हुआ, लेकिन आगे आगे टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी कि रैंडम रूप से किसी का भी सर्विलेंस हो सकेगा, मतलब मास सर्विलेंस फ्यूचर में हो सकता है। इसके लिए हमारे देश में प्रॉपर कानून होने चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार लाने की तो सोच रही है, लेकिन जो ड्राफ्ट पहले आया था उसमें प्रोविजंस इनफ नहीं थे इस प्रकार के सर्विलेंस को रोकने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए किसी की प्राइवेसी का वायलेशन ना हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो इंडिया एज ए स्पोर्टिंग नेशन से संबंधित है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो 2004 में एक पेपर रिलीज हुआ था जिसका नाम है द रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें बर्नार्ड एबी और बुशी एमआर, इन्होंने ये दावा किया था कि अगर प्रेडिक्ट करना हो कि कौन सा देश ओलंपिक में कितने मेडल्स जीतेगा, तो सबसे आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है उस देश की जीडीपी की सहायता से। जिस देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो देश उतने ही ज़्यादा मेडल्स जीत सकता है। और होस्ट कंट्री को चूंकि एडवांटेज होता है, होस्ट कंट्री के मेडल्स जीतने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है, मतलब एडिशनल 1.8% मेडल्स जीते जा सकते हैं होस्ट कंट्री के द्वारा। राइटर कहते हैं देखो जमैका जो है, जमैका काफ़ी सारे मेडल्स जीतता है, इतनी तो जमैका की जीडीपी है नहीं। जैसे यूसेन बोल्ट जैसे जो ये स्प्लिंटर्स हैं, ये जमैका जैसे छोटे छोटे कैरिबियन कंट्रीज से आते हैं और इनकी जीडीपी बिल्कुल नेग्लिजिबल सी है एज कंपेरिजन टू मेजर कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना, इंडिया। तो ऐसा क्यों कि जमैका इंडिया से भी ज़्यादा मेडल्स जीत जाता है? इसके जवाब में राइटर ये कहते हैं देखो सिर्फ जीडीपी एक फैक्टर नहीं है ये पता लगाने में कि कौन सा देश कितने मेडल जीतेगा, और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे एक फैक्टर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। किसी देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि वो देश कितने मेडल जीतेगा। अब यूएस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा खासा है तो इसलिए यूएस ज़्यादा मेडल्स जीतता है। इंडिया में तो अभी भी कितने सारे जो लोग हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, बहुत सारे जो लोग बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। जिन देशों में देखो स्पोर्ट्स का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी ट्रेनिंग होती है वो देश अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे यूएसए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ऊपर है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए अपने एथलीट्स को प्रोवाइड करता है, इसलिए यूएसए एथलेटिक्स में, जिम्नास्टिक्स में सबसे आगे है। जर्मनी इक्वेस्ट्रियन में आगे है। इक्वेस्ट्रियन ये हॉर्स राइडिंग जैसा कुछ खेल होता है। यूके डाइविंग में, सेलिंग में, साइकिलिंग में, इनमें आगे है। लेकिन देखो गरीब देशों की बात करें, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना एथलीट्स को ये एक लग्जरी जैसा होता है। मतलब जिस देश में इतने लोग डेली भूखे सोते हों, वो अगर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे खर्चा करता है तो हमेशा एक डायलेमा रहता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फिलहाल भूखमरी ख़त्म करना या फिर स्पोर्ट्स पे खर्च करना। दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने में काफ़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर्स ये भी डिटरमाइन करते हैं कौन सा देश कितना मेडल जीतेगा।
जैसे देखो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, ये स्विमिंग में पावर हाउसेस हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मेडल्स इन्हीं देशों के द्वारा जीते जाते हैं स्विमिंग में। लेकिन चाइना के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो ज़्यादा स्विमिंग में मेडल नहीं जीतते। क्यों? क्योंकि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के लोगों की जो हाइट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और चाइना के लोगों की जो हाइट है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो एडवांटेज है यूएस, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के स्पोर्ट्स पर्सन्स को स्विमिंग में, जबकि चाइना के स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़ा डिसएडवांटेज है हाइट कम होने की वजह से। लेकिन इसके जवाब में चाइना के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो शूटिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिम्नास्टिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिजिक की वजह से रशिया, ईस्ट यूरोपियन नेशंस और सेंट्रल एशिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो बॉक्सिंग में, वेट लिफ्टिंग में, इनमें ज़्यादा मेडल जीतते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए कि जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं कि कौन सा देश कितना मेडल जीतेगा, किस स्पोर्ट में, कौन से खेल में। अगर देखो और कुछ फैक्टर्स की बात करें, हमारा देश ओलंपिक में ज़्यादा मेडल्स नहीं जीतता। सबसे पहला है लैक ऑफ स्पोर्ट कल्चर। हमारे देश में ना स्पोर्ट कल्चर नहीं है। फेमस कहावत है, आपने जो सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो मतलब अभी भी पेरेंट्स के द्वारा ये समझा जाता है कि अगर स्पोर्ट्स में बच्चा गया तो करियर जो है वो इतना अच्छा नहीं है, बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं और बाकी जो हैं उनको फिर अपनी जीविका चलाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और कहीं कहीं देखो पेरेंट्स की जो ये चिंता है उसका एक बेस भी है। मतलब जो एथलीट्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन सफल हो गए वो तो ठीक है, वो तो विराट कोहली टाइप खूब पैसे कमाएंगे, लेकिन जो स्टेट खेले, जो नेशनल लेवल पे खेले, उनका कुछ खास बन नहीं पाता। उनको फिर बाद में अपनी जीविका चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इसीलिए पेरेंट्स को डर लगता है या तो सरकार इनफ प्रोविजन करे, ऐसा कल्चर हमारे देश में डेवलप हो, नेशनल और स्टेट लेवल पे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स खेलते हैं उनका भी ठीक ठाक घर चल जाए डिग्निटी से। इसके बाद नेक्स्ट है, सरकार काफ़ी कम खर्चा करती है स्पोर्ट्स पर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक है और थोड़ा बहुत जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन होता है। मतलब कुछ ही ऐसे जो फेमस एथलीट्स होते हैं ना, उन पे सरकार ज़्यादा खर्च करती है और वो एथलीट्स जिनमें पोटेंशियल होता है, मतलब अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है लेकिन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, नाम बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा हो सकता है अगर प्रॉपर स्पोर्ट प्रोवाइड किए जाए। लेकिन ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को स्पोर्ट मिलती नहीं है, जिनका नाम है उन्हीं को स्पोर्ट मिलती है सरकार से। ये भी एक दिक्कत है। एक देखो इंडिया की दिक्कत ये भी है जिसकी वजह से ज़्यादा मेडल इंडिया नहीं जीत पाता। इंडिया ना कई सारे स्पोर्ट्स में अच्छा है, ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंडिया अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि मेडल जीत सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो दो देश हैं, ए और बी। ए देश तो ऐसा है जो 20 स्पोर्ट्स में अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि उसके स्पोर्ट्स पर्सन्स 1, 2, 3 पोजीशन पे आए। इतना अच्छा है कि चौथा, पांचवा, छठा इस पोजीशंस पे आ जाएं। लेकिन दूसरा देश है बी। इस बी देश के स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ 4 स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, बाकी 16 में तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। 18वीं, 19वीं, 20वीं, 25वीं पोजीशन आती है। लेकिन जिन 4 स्पोर्ट्स में अच्छे हैं ना, वो इतने अच्छे हैं कि हाँ मेडल जीत जाते हैं, 1, 2, 3 पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये इंडिया के साथ दिक्कत है। इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स कई सारे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं है कि 1, 2, 3 पोजीशन पे आ जाएं। नेक्स्ट फैक्टर, हमारे देश में स्पोर्ट्स का पॉलिटिसाइजेशन भी काफ़ी होता है। ये स्पोर्ट्स की जो बॉडीज़ है ना, जैसे ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन, ऑल इंडिया बैडमिंटन फेडरेशन, हर एक फेडरेशन में आपको पॉलिटिशियंस बैठे मिलेंगे। तो ये हमने कुछ रीजंस डिस्कस किए जिसकी वजह से इंडिया मेडल नहीं जीत पाता। देखो वैसे शुरुआत में इंडिया अच्छा था स्पोर्ट्स में। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे ना, तो उस समय इंडिया स्पोर्ट्स में ठीक ठाक था बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। जैसे कलकत्ता फुटबॉल लीग जो है, ये सबसे पुरानी फुटबॉल लीग है एशिया में। डूरंट कप फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ये एशिया का ओल्डेस्ट कप है, फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय 1950s में, 1960s में इंडिया अच्छा परफॉर्म करता था स्पोर्ट्स में। इतना भी अच्छा नहीं, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन 1970s के बाद से इंडिया की पोजीशन जो है वो खराब होना स्टार्ट हो गई। अब करना क्या चाहिए ये इंश्योर करने के लिए इंडिया ज़्यादा मेडल जीते? देखो कुछ स्पोर्ट्स में हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन। तो इन खेलों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
नेक्स्ट, इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी में आप स्टेट्स को भी इंटीग्रेट करो, हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करो। इसके अलावा वन स्टेट वन स्पोर्ट का कंसेप्ट अपनाया जा सकता है, मतलब एक स्टेट में एक स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास हो। और देखो ये तय कैसे किया जाए कि कौन से स्टेट में कौन से स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो, वो देखो डाइट के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से हो सकता है। जैसे हरियाणा में बॉक्सिंग, रेसलिंग, इनका कल्चर ज़्यादा है, तो खाने की हैबिट्स और दूसरे कल्चर से ये पता लग सकता है। जैसे केरला में जो बोट रेस है वो ज़्यादा चलती है, वहाँ पे साउथ इंडिया में जो स्विमर्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो कल्चर के हिसाब से, डाइट्स के हिसाब से ये तय किया जा सकता है कौन से स्टेट को कौन से स्पोर्ट का जिम्मा दिया जाए, और शुरुआत से ही बच्चों को तैयार करना स्टार्ट किया जाए। अगर देखो लेट कोई बच्चा डिसाइड करता है ना कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। छोटे एज से ही जब बच्चों को ग्रूम करना स्टार्ट किया जाता है तो वो बच्चा काफ़ी आगे निकलता है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को दूर किया जाए, स्पोर्ट्स पर्सन्स को डाइटरी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं, स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स डॉक्टर्स की सर्विस प्रोवाइड की जाए सरकार के द्वारा, टॉप लेवल के फॉरेन कोचेज़ की सर्विस प्रोवाइड की जाए, डोपिंग के जो केसेस आते हैं उस पर लगाम लगाई जाए, अवेयरनेस फैला के और डेटरेंस क्रिएट करके। एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए कि हाँ इतना पैसा खर्च किया, फॉरेन कोच की सर्विस दी, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आया। ऐसा नहीं कि हाँ पैसा खर्च कर दिया, उसका कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो इंडिया की ओलंपिक में बेस्ट जो परफॉर्मेंस थी ना वो लंदन 2012 में थी। उस समय इंडिया ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, इंडिया की रैंक थी 56th। रियो ओलंपिक में यानी पिछले ओलंपिक्स में इंडिया की रैंक थी 67 और हमने सिर्फ 2 मेडल जीते थे, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। अभी हमने सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स भेजे हैं किसी भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उम्मीद तो है, देखते हैं रिजल्ट क्या निकलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, ये वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित है। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या होता था, जो बेनिफिशरीज हैं उनका राशन कार्ड बना होता था और बेनिफिशरी को एक दुकान यानी फेयर प्राइस शॉप जो है उसमें टैग कर दिया जाता था कि आपको अपना जो कोटा है राशन का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जैसे 5 किलोग्राम वीट, वो आपको इस दुकान पे जाके लेना है। अब इसमें दिक्कत पता क्या होती थी, जब आपको राशन कार्ड के थ्रू किसी दुकान पे टैग कर दिया गया है कि आपको इस दुकान पे जाके अपना राशन लेना है, तो दिक्कत ये होती थी बहुत बार जो फेयर प्राइस शॉप ओनर्स हैं वो बेनिफिशरीज को एक्सप्लॉइट करते थे, झूठ बोल देते थे कि अभी राशन आया नहीं है, उसमें मिलावट कर देते थे। और बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो तो देखो दूसरे स्टेट में चले जाते थे। अब नई जगह पे माइग्रेंट वर्कर्स अगर चले गए तो उनको नई जगह पे राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें आती थी माइग्रेंट वर्कर्स को। और ये सामने भी आया जब हमारे देश में कोविड-19 की महामारी आई। हालांकि सरकार उससे पहले ही ये सोच रही थी वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम के बारे में, लेकिन सरकार को अर्जेंट आवश्यकता महसूस हुई कि अब तो देखो इस स्कीम को और भी ज़्यादा जल्दी से इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि माइग्रेंट वर्कर्स हमारे देश में कहीं भी हो वो इस फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा सकें, कहीं पर भी जो उन्हें लाभ मिलता है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसे एक्सेस कर सकें। अब देखो वैसे ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखो अभी विभिन्न स्टेट्स को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड मिलता है FCI से बेनिफिशरीज के आधार पर, कि जैसे हरियाणा में अगर 50 लाख बेनिफिशरीज हैं तो उनको इतना फूड ग्रेन मिलेगा सेंटर की तरफ से, पंजाब में अगर 60 लाख हैं तो उनको इतना मिलेगा। लेकिन अगर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई पैटर्न नहीं रहेगा ना, मतलब कैसे फिर बेनिफिशरीज तो इधर उधर घूमते रहेंगे, कैसे हर जगह पे उनको फूड मिलेगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि किसी स्टेट का तो फूड ग्रेन खाली पड़ा रहे और किसी स्टेट को ज़्यादा, मतलब वहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा हो गया, वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशरीज ने इस स्कीम का लाभ उठा लिया तो उनको फूड ग्रेन की कमी हो जाए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा देखो ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी, आधार कार्ड की सहायता से। राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ टैग किया जाएगा, सीड किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड बना ही नहीं है, तो वो तो
मतलब रह जाएंगे ना इस स्कीम का लाभ उठाने से। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वैसे इस स्कीम का चैलेंज तो नहीं है, लेकिन राइटर बोलते हैं और बहुत सारी स्कीम्स हैं सोशल सेक्टर की जो डोमिसाइल बेस्ड हैं, यानी स्टेट के आधार पर हैं, उनका क्या होगा। तो ये मतलब इस स्कीम से जुड़ा चैलेंज तो नहीं है, उन्होंने जनरली ऐसा बोल दिया कि बाकी सोशल सेक्टर स्कीम्स के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। बेनिफिट्स ज़्यादा है, देखो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के, सब कुछ जब ऑनलाइन होगा तो लीकेजेस काफ़ी कम हो जाएंगे, करप्शन काफ़ी कम होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा। जैसा हमने डिस्कस किया, काफ़ी बार फेयर प्राइस शॉप ओनर्स जो हैं वो जात के आधार पर या फिर जेंडर के आधार पर भेदभाव करते हैं बेनिफिशरीज से, उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं, कम अनाज दे देते हैं, खराब क्वालिटी का अनाज दे देते हैं। लेकिन इस प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बंद हो जाएगा जब सब कुछ आधार कार्ड के थ्रू होगा। ऐसा करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की दिशा में हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, जो कि हंगर से संबंधित हैं। वैसे भी इंडिया का जो स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफ़ी कम है, कितना, शायद 97 आउट ऑफ 104 था ना, मतलब ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, मतलब अंदाजे से बोल रहा हूँ। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।